नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाई बहन को स्वागत करते हैं, हर गृहिणी का स्वागत करते हैं। ये 25 से 30 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो भैया कुछ भी काम कर रहे हो तो उस काम को रोक दीजिए या वीडियो देख लीजिएगा। हर भाई हर गृहिणी जो भी शिक्षक बनना चाहता है, जिसका सपना है कि भैया मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो उसके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट ज़रूर है। आज का चैप्टर है जल चक्र। आपको पता है जल चक्र से 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है भैया, कन्फर्म है। यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म ही है। ठीक है, तो इस बार की परीक्षा में 100% यह क्वेश्चन आएंगे। और पर्यावरण का 8वां क्लास है जल चक्र। इसके पहले वाले क्लास अगर आपने नहीं देखा, यहाँ पे बेल आइकन पे मिल जाएगा। ये 20 प्रश्न आपके लाइफ बदल देंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो अंत तक जरूर दिखेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा हासिल करना हो तो क्या होता है, कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर खोना है आपको कुछ नहीं है। ठीक है, केवल आप पाना है आपको। ठीक है, केवल स्टडी करना है और लाइफ में हर एक चीज़ वो मिलेगी जो आप चाहते हैं। ठीक है, केवल अभी की मेहनत करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन से हैं। जो पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत हैं, भूमिगत जल स्रोत है, नदियां हो गई, झील व तालाब हो गए, या ये सभी हो गए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन से। चलिए हर भाई बहन कमेंट करिए, हर गृहिणी कमेंट करेगा, हर गृहिणी कमेंट करिएंगे। ठीक है, हर भाई बहन जो भी शिक्षक बनना चाहता है कमेंट करिए नीचे बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन से हैं, भूमिगत, नदियां, झील, तालाब। तो आपके उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्यारे मित्रों कि पृथ्वी पर कितना भाग जल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमारा जो पृथ्वी है इस पर कितना भाग है। अब काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। 1/3 भाग है, 2/3 भाग है, 3/4 भाग है, या आधा भाग है। तो देखिए राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। तो 3/4 भाग होगा। अब ये 3/4 भाग का मतलब क्या होता है। 3/4 मतलब 3/4, यानी कि 4 भाग में 3 भाग आपका जल है भैया। ठीक है, ठीक है, कितने 4 भाग में आपका 3 भाग जो है वो जल है। ठीक है, तो समझ गए ना। तो पृथ्वी पर कितना भाग जल है, 3/4 है, यानी 4 हिस्से में 3 हिस्सा जो है आपका जल भरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए यहाँ पे कथन दिए गए हुए हैं, इन कथनों को हमें क्या स्टडी करना है और हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला पढ़ते हैं कि जल जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। जो जल होता है जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। फिर दूसरा कथन है कि महासागरों का जल खारा व मीठा दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है कि जो द्रवित शुद्ध जल ध्रुवों पर पाया जाता है। और चौथा है जल की उपलब्धता लगभग सभी जगह समान होती है। तो बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सही कथन यहाँ पे क्या है। देखिए सही कथन जो है पहला ऑप्शन सही होगा कि जल जो है जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, जल जो होता है जल वाष्प के रूप में आपके वायुमंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों कि जल की उपलब्धता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। यहाँ पर यानी कि कौन सा कथन सही है जल की उपलब्धता से संबंधित। ठीक है, तो जल की उपलब्धता से संबंधित आपको ध्यान देना है। पहला आपके कथन है कि जल की उपलब्धता किसी क्षेत्र विशेष में जंतुओं की संख्या को निर्धारित करती है। बिल्कुल सही बात है, जहाँ पर जल होगा वहाँ पर जंतु होंगे। ठीक है, मान लीजिए यह जल के अणु है। ठीक है, जल एक अणु है तो चारों तरफ आपके जीव होंगे, चारों तरफ, क्योंकि सभी जीवों को जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना कोई नहीं रह सकता। एक बार अगर भूख लगा हो भोजन के बगैर रह सकता है, 1-2 दिन 2 दिन रह सकता है, 3 दिन, लेकिन जल के बगैर भैया वो 1 दिन भी नहीं रह सकता है। ठीक है, तो जंतु की उपलब्धता किसी क्षेत्र के विशेष में जंतु की संख्या को निर्धारित करती है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कह रहा है कि जल की उपलब्धता जीवन की विविधता को भी निर्धारित करती है। बिल्कुल सही बात है, जल है तो जीवन है, जल ही जीवन है। अब बताइए केवल ए सही है, बी सही है, या दोनों सही है। तो भैया यहाँ पर दोनों सही होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। हर भाई बहन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, वीडियो पॉज कर लें, क्वेश्चन देखें, समझें, फिर इसके बाद देखें कि आप कितना कॉन्फिडेंस हो रहे हैं। अभी देखिए क्लासेस चला रहे हैं, इसके बाद हम आपके प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा टारगेट है भैया 30 में से आप लोग 28 बिल्कुल 100% लाएंगे। सभी क्लास अटेंड कर लीजिए, क्योंकि सभी आपके जो सिलेबस है आपके NCERT के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए चलिए कथन पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से बना होता है। यानी जो हमारी बॉडी की होती है, ठीक है, उसका जो 2/3 भाग है पूछा गया है, वह किससे बना होता है। जो मनुष्य की क्या होती है, बॉडी होती है ना, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जो मनुष्य की बॉडी होती है, ठीक है, वो क्या होता है, लगभग 2/3 यानी 2/3, यानी 3 भाग में 2 भाग आपका पानी जल से बना होता है। तो बिल्कुल सही बात है। फिर बी देखेंगे कि यह शरीर के तापमान को संतुलित करता है। बिल्कुल सही बात है। जो जल ही होता है, ठीक है, पानी ही होता है जो हमारे शरीर के तापमान को संतुलित करता है, यानी कि बनाए रखता है। सी है कि शारीरिक रक्त का 80% भाग जल है। यानी कि हमारे जो बॉडी में, हमारे शरीर में, ठीक है, 80% भाग पर क्या है, आपके जो ब्लड होता है, रक्त सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो रक्त का जो है, रक्त में 80% जो भाग जल होता है। ठीक है, यानी कि रक्त मान लीजिए 100% है, यानी कि मान लीजिए रक्त आपका 6 से 7 लीटर होता है सामान्यतः है। मान लीजिए आपका यहाँ पर कितना है, एवरेज हम मान लेते हैं। मान लीजिए 1 लीटर आपके पास रक्त है, तो 1 लीटर में क्या पूछा गया है कि 800 ग्राम क्या होगा, उस पर जल होता है भैया। मात्र 200 ग्राम ही आपका अन्न, ठीक है, अन्य यौगिक होते हैं। तो 80% वहाँ पर जल होता है। समझ गए ना, 10 भाग में जो है 8 भाग आपका जल होता है रक्त में। ध्यान रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब बताइए ए सही है, बी सही है, AC सही है, BC सही है, या ABC तीनों सही है। कौन सा सही होगा भैया, तीनों सही होंगे। बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य का लगभग जो 2/3 भाग जल से बना होता है, यह शरीर के तापमान को संतुलित भी करता है, और जो शारीरिक रक्त का 80% भाग जल से भी होता है, यानी कि ABC आपके तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी कथन दिए गए हैं, आपको बताना सही कथन कौन सा है। जल का सर्वाधिक घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जल का रासायनिक सूत्र HO2 होता है। अब बताइए कितने में से कौन सा कथन सही है। आपने अगर 10th क्लास की साइंस पढ़ी होगी तो ये सभी क्वेश्चन उस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, चलिए कमेंट करके हमें बताएं। देखिए जो जल का सर्वाधिक घनत्व होता है वह 4 डिग्री होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। लेकिन जो यहाँ पर जल का हिमांक और क्वथनांक दिया गया है, ये विलोम दे दिया गया है। यानी जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक मतलब जल उबलने लगता है, तो 100 डिग्री में जल उबलने लगता है तो क्वथनांक कहलाता है, और हिमांक कहलाता है 0, यानी कि जब जल होता है बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वह आपका हिमांक कहलाता है। ठीक है, तो हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री, क्वथनांक होता है 100। पूरा विलोम दिया है, तो आपके ये दोनों क्या हो गए, गलत हो जाएंगे। और जल का रासायनिक सूत्र HO2 नहीं होता है। जल का रासायनिक सूत्र में हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है, तब आपका H2O बनता है। ठीक है, तो सही आपका H2O है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिए गए हैं सीधे, काफ़ी ज़्यादा आपकी साइंस में, ठीक है, यानी कि पर्यावरण में कथन ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे संविदा शिक्षक की बात करेंगे, वर्ग 1, 2, 3, चाहे CTET की बात करें, चाहे UP टेट, किसी भी TT की एग्जाम बात करें, सभी के लिए पर्यावरण इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सभी के लिए NCERT के बुक से ही सभी सिलेबस यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, चलिए कथनों पर विचार करना है। तो जल किसी भी तापमान पर वाष्पीकृत हो जाता है, क्या ये सही बात है? समझकर हमें बताए कि जल जो है किसी भी तापमान का क्या वाष्पीकृत हो जाता है। जल सिर्फ क्वथनांक बिंदु पर ही वाष्पीकृत होता है। ठीक है, जल का क्वथनांक बिंदु जो है 100 डिग्री होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, AB सही है, AC सही है, BC सही है, या ABC आपके तीनों सही है। अब तीनों आपके स्क्रीन पर हैं, चलिए बताइए हमें कौन कौन से यहाँ पे सही होंगे आपके। ठीक है,
चलिए कमेंट करके हमें बताएं कौन कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसमें आपके पहला और तीसरा सही होगा, यानी ए और सी आपके सही हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कौन सा होगा? ए सही होगा और सी नंबर होगा कि जल किसी भी तापमान पर वाष्पीकृत हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और जल का क्वथनांक कितना हो? 100 डिग्री पर होता है। ठीक है, तभी तो देखिए जो पृथ्वी पर जल होता है वाष्पीकृत होता रहता है। ठीक है, ठंडी देखिए कोई भी मौसम हो जल वाष्पीकृत हमेशा होता है। ठीक है, पूरे वर्ष आपका जल वाष्पीकृत होता रहता है। और जब ज़्यादा अत्यधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है, गर्मी के मौसम में क्या होता है, जो ऊपर वाष्पीकृत जल होता है वह बर्फ पिघलने लगता है। ठीक है, जब वो पिघलता है तभी वह नीचे क्या है, हमारे बारिश होती है। ठीक है, तो यही नीचे जब नीचे या समुद्रों या नदियों से जो जल वाष्पित होकर ऊपर इकट्ठा होता है वही बादल के रूप में फिर आपके, ठीक है, गर्मियों के मौसम में, यहाँ बारिश के मौसम में फिर वही बादल आके पानी बरसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। भैया सुमेलित करना है, ध्यान दीजिएगा, स्रोत दिया गया है और मात्रा प्रतिशत में दी गई है, यानी महासागर का क्या होगा, बर्फ के रूप में कितना जल, देखिए सुमेलित करना है, यहाँ पे क्वेश्चन है जल के रूप में दिया गया है। ठीक है, जल से संबंधित दिया गया है कि महासागर में कितने प्रतिशत जल होता है, बर्फ के रूप में कितने प्रतिशत जल होता है, और भूमिगत नदियों और तालाबों और झीलों में कितने प्रतिशत जल होता है, यानी टोटल जल पूछा गया है। तो भैया महासागर में जो है 97% जल पाया जाता है, टोटल एवरेज की बात कर रहे हैं। बर्फ के रूप में टोटल 2% आपका जल पाया जाता है, और भूमिगत नदियों तालाबों व झीलों में केवल 1% ही जल पाया जाता है। पूरे जल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 100% जल है मान लीजिए, जिसमें से आपका महासागर में 97% है, बर्फ के रूप में 2% है, और भूमिगत नदियों तालाबों व झीलों में 1% है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? पहला होगा कि पहला का पहला होगा। ठीक है, दूसरा का दूसरा हो जाएगा, और तीसरे का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया हो तो हर भाई बहन से हर निवेदन करता हूं, क्योंकि राष्ट्र हित में चैनल है, देश हित में चैनल है। ठीक है, तो लाइक जरूर कर लिया करिए। और पीडीएफ फाइल पाना चाहते हो आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यह आप सर्च कर सकते हैं VKJ97 या रॉकिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप VKJ97 सर्च करेंगे वहाँ पर आ जाएगा, या रॉकिंग इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे हमने हमारा जो है ये पिक लगा होगा रॉकिंग इन्फॉर्मेशन को, जैसे हमारे चैनल में लगा है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए कथन पढ़ते हैं कौन सा सही होगा। जल एक यौगिक है। जल एक कैसा है? एक यौगिक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या है? सर्वाधिक होता है। और जल एक अच्छा विलायक होता है। अब बताइए क्या सही होगा? AB है, AC है, BC है या ABC है? देखिए 1 मिनट का समय होता है, 1 मिनट में आपको पर क्वेश्चन पर मिनट मिलता है, 1 क्वेश्चन पर 1 मिनट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए जल एक, देखिए एक यौगिक है, बिल्कुल सही बात है कि जल हमारा एक यौगिक है। और जल जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर का घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, और जल एक बता दो ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। क्या है? जल आपका ठोस के रूप में क्या होता है? बर्फ होता है। द्रव के रूप में क्या होता है? जल होता है। और गैस के रूप में क्या होता है? सभी लोग जानते हैं गैस के रूप में जब वाष्पीकृत होता है तो कुछ वायुओं के साथ अपना जल भी मिलता है, तो वो वाष्प के रूप में भी होता है। ठीक है, और जल क्या है? एक अच्छा विलायक है, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए शरबत जो बनता है ना, शरबत जो बनता है, और ये गिलास है मान लीजिए। ठीक है, ये आपकी गिलास दी हुई है, और इसमें क्या है? जल के कुछ अणु भरे हुए हैं। ठीक है, जल के अणु कुछ भरे हुए हैं, और इसमें अगर हमने शक्कर डाल दिया, क्या हमने डाल दिया भैया? शक्कर के कुछ दाने डाल दिए। ठीक है, शक्कर के कुछ हमने यहाँ पर लाकर दाने इस पर डाल दिए, तो क्या हो जाएगा? कुछ देर बाद जब हिलाएंगे इस पानी को, देखेंगे तो क्या होगा? शक्कर और पानी मिल जाएंगे। उसमें शक्कर का कुछ पता नहीं चलेगा कि भैया शक्कर कहाँ गया। तो क्या होता है? वही अच्छा विलायक कहलाता है। ये अपने अंदर समा लेता है, समाहित कर लेता है, और उसका अस्तित्व खत्म कर देता है। यानी कि जल मीठा हो जाएगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा कि वहाँ पर शक्कर है कि नहीं है। ठीक है, तो वो अच्छा विलायक होता है, यानी कि जल आपका अच्छा विलायक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि राधा एक बर्फीले स्थान पर क्या है? भ्रमण करने जाती है, और वह वहां देखती है कि कुछ लोग क्या है? बर्फ में छिद करके मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। ऐसी घटना क्यों संभव हो पाती है? भैया देखिए बर्फ है,
बर्फ के अंदर छिद्र करते हैं फिर मछली पकड़ते हैं, ऐसी घटना क्यों संभव है? सही बात है। हमेशा आप देखते हैं जो बर्फीले इलाके होते हैं उन पर बर्फ जम जाती है नदियों पर, फिर भी वहाँ के जीव जंतु जो होते हैं नदियों के जीवित रहते हैं। उसका कारण क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगी, सतह पर बर्फ जमा होता है लेकिन अंदर जो है जल द्रव की अवस्था में रहता है। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा कि सतह पर बर्फ भले ही जमा रहे लेकिन जो अंदर वो जल रहता है वह द्रव की अवस्था में होता है, इसलिए उसके ठीक है जल के जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो भी जीवित रहते हैं और वहाँ पे छिद्र करके मछलियाँ भी पकड़ते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मोहन देखता है कि उसकी कक्षा में शिक्षक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र का रेखा चित्र दिखा रहे हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सा यंत्र होगा? ठीक है, यानी कि आर्द्रता नापने की इकाई पूछी गई है, यूनिट क्या होती है भैया? डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि आर्द्रता नापने की जो यूनिट है, इकाई है, क्या है आपका? थर्मामीटर है, हाइड्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर है या लैक्टोमीटर है? तो आर्द्रता नापने की जो यूनिट और इकाई होती है वह हाइग्रोमीटर होती है। क्या होती है भैया? हाइग्रोमीटर होती है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हैं और आई होप आप लोग सभी तो अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोग वाकई में बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर सही कथन बताना है, कौन सा है? ठीक है, चलिए हम यहाँ पे कथन पढ़ते हैं और कथन यहाँ पे आपका है, क्या दिया गया है कि धरातल पर पाए जाने वाला अधिकांश जो जल हमारे लिए उपयोगी नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही बात है कि जो धरातल पर जल पाया जाता है अधिकांश जल हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर महासागरों में या महासागर में 97% जल तो वहीं पाया जाता है। नदियों और बर्फ़ के रूप में 2% होता है और नदियों झीलों में 1% जल होता है। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे देखेंगे कि जल वायुमंडल में भाप व आर्द्रता के रूप में पाया जाता है। चलिए ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ए बी? देखिए बिल्कुल सही बात है, ए बी सही है। धरातल पर पाए जाने वाला अधिकांश जल हमारे लिए उपयोगी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और जल वायुमंडल में भाप और आर्द्रता के रूप में पाया जाता है, यानी कि ए बी आपके दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षक कक्षा में मृत सागर के विषय में बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मृत सागर के विषय में सही, यानी मृत सागर से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन। आइए ऑप्शन देखते हैं, यानी कि कौन से विषय में सही है। मृत सागर में लवणता सर्वाधिक होती है, मृत सागर में लोग डूबते नहीं हैं, मृत सागर की लवणता 300 ग्राम प्रति लीटर होती है। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर कि मृत सागर में जो है आपकी लवणता जो है सबसे अधिक होती है और वहाँ के जो है वहाँ पर मनुष्य जो है मृत सागर में लोग डूबते नहीं हैं और मृत सागर की लवणता 300 ग्राम होती है, यानी कि ए बी सी आपके तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो समुद्री जल नमक उत्पादन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, समुद्र की बात करें, लेकिन मृत सागर का क्वेश्चन है तो सभी महासागरों का जल लवणीय होता है। ठीक है, इसे मृत सागर की लवणता सर्वाधिक होती है और जिसकी लवणता लगभग 300 ग्राम प्रति लीटर होती है और इस प्रकार की लवणता वाले जल को अधिक घनत्व के कारण कोई मनुष्य यहाँ पर नहीं डूब पाता है। ठीक है, अधिक घनत्व के कारण ही, यानी कि लवणता ज़्यादा पाई जाती है इसलिए घनत्व अधिक हो पाता है। ठीक है, इसलिए मनुष्य यहाँ पर डूबते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल स्रोतों में जल का कितना प्रतिशत जो है जल हमारे लिए अनुपयोगी है? ठीक है, अनुपयोगी दिया है, यानी कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है। 1%, 99%, 49%, 2%। ठीक है, तो देखिए जो पृथ्वी पर जो उपस्थित समस्त जल स्रोत हैं जिसमें से 99% लोग हैं हमारे लिए उपयोगी ही नहीं है। ठीक है, ऐसा जल मिलता है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, यानी कि 99% जो है हमारे लिए मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होता है, अनुपयोगी होता है, 99% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है और हर भाई बहन से उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो जरूर लाइक करते जाइए, देखिए सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका परिवार है, अपना परिवार है भैया, और अपने परिवार को आगे बढ़ाना कोई गलत बात नहीं होती है। ठीक है, वो बहुत सतता होती है, सही बात होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षक कक्षा में मौखिक रूप से जल चक्र को बताना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी शिक्षक नियुक्त हो गई, गवर्नमेंट टीचर बन गए आप, और आप अपने बच्चों को जल चक्र के बारे में बताना चाहते हैं कुछ, तो कौन सा कथन जल चक्र को सही बताता है? ठीक है, आप सोचिए यहाँ पे पहला दिया गया कि पृथ्वी पर उपस्थित जल एक निश्चित चक्र व व्यवस्था में परितंत्र में घूमता रहता है, जिसको जल चक्र कहलाता है। परितंत्र का मतलब यही होता है कि जल, पृथ्वी से जल जो है आकाश में जाता है वाष्पीकृत होकर, वही जो बारिश होती तो वह फिर पृथ्वी में आ जाता है, यानी पृथ्वी से आकाश, पृथ्वी से आकाश, ये जल चक्र जो है चलता रहता है, यानी परितंत्र में घूमता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें जल जलमंडल से वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से जलमंडल में आ जाता है। बिल्कुल सही है, यानी कि ए व बी आपके दोनों सही हैं। दोनों जल चक्र के लिए दोनों आपके अर्थ हैं। ठीक है, दोनों परिभाषाएं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। देखिए जल चक्र का चैप्टर है, तो जल से संबंधित सभी क्वेश्चन यहाँ पे अपडेट करेंगे। ठीक है, तो प्रदूषण के लिए जल जो है, प्रदूषण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है? घरेलू अपशिष्ट व मलमूत्र आदि का जल में स्रोत में मिलना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर घरेलू अपशिष्ट मलमूत्र जो होते हैं आदि जब जल स्रोत में मिल जाते हैं तो जल क्या होता है, अपशिष्ट क्या होता है भैया? ठीक है, जल प्रदूषण हो जाता है, प्रदूषित जल हो जाता है। सेकंड है कि खेतों में रासायनिक खादों के उपयोग से, बिल्कुल सही बात है। हमारे जो किसान भाई हैं रासायनिक खादें का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिससे हमारा जल प्रदूषण होता है। ठीक है, तीसरा है कि जल स्रोतों में जीव जंतुओं को मर जाने से, बिल्कुल सही बात है। जहाँ जहाँ जल स्रोत होते हैं, नदी तालाब, अगर जीव जंतु मर जाते तो वहाँ का जल क्या होता है भैया? क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, अशुद्ध मतलब क्या हो जाता है? यानी कि ए बी सी आपके तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपका प्रदूषण, जल प्रदूषण के आपके तीनों ये उत्तरदायी हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन उत्तरदायी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वीवीआईपी क्वेश्चन है भैया, हर एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं। वीवीआईपी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कैसा क्वेश्चन है कि बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा मापा जाता है। यानी जो आपका बीओडी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी यानी बायोकेमिकल, ओ यानी कि ऑक्सीजन, डी यानी डिमांड, द्वारा मापा जाता है। ठीक है, क्या मापा जाता है भैया? बीओडी में वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है, मापते हैं। जल में ऑक्सीजन की मात्रा जो मापते हैं, या नदियों व तालाबों के जल के प्रदूषण को मापा जाता है, या तीनों को मापा जाता है। तो जो आपका बीओडी होता है उससे हम क्या होता है, नदियों व तालाबों के जल के प्रदूषण को मापते हैं, यानी कि प्रदूषण के मापने की इकाई बीओडी है, यानी कि बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये पूरा नाम भी आ सकता है कि बीओडी का पूरा नाम बताइए, तो आपको बता देना है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जो आपके नदियों तालाबों के जल के प्रदूषण में नापने की इकाई है, नापने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण की हानियों से सम्मिलित होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बाढ़, सूखा, हैजा, पीलिया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिए, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जल प्रदूषण की हानियों से सम्मिलित होता है। हानियों में सम्मिलित होता है, से मतलब क्या होता है? अलग होता है, लेकिन में दिया गया है, यानी कि हानियों से सम्मिलित होता है, यानी इससे जुड़ा हुआ है। देखिए, जल प्रदूषण से क्या होता है सभी लोग जानते हैं। अगर बाढ़ आती है तो जल प्रदूषण होता है, और जब जल प्रदूषण होता है तो सूखा भी होता है, हैजा बीमारी होती, पीलिया भी होती है। यानी हानियों में सम्मिलित होगा, आपके फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए बी सी डी आपके चारों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है भैया? कौन सा कथन यहाँ पे पढ़ते हैं कि बाढ़ के कारण हैजा व डायरिया जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसके कारण हैजा व डायरिया जैसी बीमारियाँ फैलती हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है कि सूखे के कारण जो है भूख प्यास से जीव जंतु मर जाते हैं। और तीसरा दिया है दूषित जल से मनुष्य के शरीर में विकलांगता की समस्या आती है। बिल्कुल सही बात है, तो आपके क्या हो जाएंगे? ए बी सी आपके तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कौन सा कथन सही है? तो आपके तीनों कथन आप अगर सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रोगों के कौन से युग में दूषित जल के कारण फैलते हैं? यानी ये रोग दिए गए हैं और दूषित जल के कारण ये रोग आपके फैलते हैं। कौन कौन से वह रोग हैं? ठीक है, पहला है पेचिश, मियादी बुखार, मलेरिया, टीबी, मलेरिया, डायरिया,
हैजा कैंसर, मलेरिया, पेचिश, डायरिया, हैजा, टीबी, कैंसर, मियादी बुखार। तो देखिए जल प्रदूषण से जो फैलने वाला रोग है वह आपका कौन सा हो जाएगा? मलेरिया, पेचिस, डायरिया और हैजा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ये टॉप 20 क्वेश्चन कैसे रहे, और जो क्वेश्चन बच गए हैं हम नेक्स्ट क्लास में जरूर से पूरा करेंगे। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिलेक्शन वाला रॉकेट की तरह इन्फॉर्मेशन मिलेगी और रॉकेट की तरह आपका सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि आप सही जगह पर आए हैं, सही समय पर आए हैं, एग्जाम से पहले आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ज्वाइन करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी क्लासेस अटेंड कर प्रैक्टिस करते रहिए।